होगा बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक नंबर का। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है काखा काखा अंगा चा करके 6 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 6 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या कैसे आएगा। देखिए कहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, इनमें से कौन सा विद्युत फ्लक्स का मात्रक है? 4 ऑप्शन आपके पास है, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट इंटू मीटर और न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो भैया वोल्ट मीटर जो होता है ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। न्यूटन प्रति कूलम तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं खा वाला क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बी में वेग यू वेक्टर से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल एफ वेक्टर क्या होगा? ठीक है, कौन सा फॉर्मूला सही होगा? मतलब चुंबकीय क्षेत्र अगर बी वेक्टर हो, वेग यू वेक्टर हो, तो गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल एफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट है क्यू अपान यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सेकंड है यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपान क्यू, थर्ड है क्यू इंटू ब्रैकेट में यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और फोर्थ है यू वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला होगा भैया। एफ इक्वल टू होगा क्यू ब्रैकेट में यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फॉर्मूला राइट होगा। थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। गा वाला क्वेश्चन देखिए, यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग में के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तब विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किसके अनुदिश होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट है ई वेक्टर, सेकंड है बी वेक्टर, थर्ड है ई वेक्टर क्रॉस डॉट बी वेक्टर और फोर्थ है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होगा। अब देखो भैया बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं अरे सर कैसा पेपर है, देख के डर गए हम। डरो मत, आगे अभी बहुत इजी पेपर है। ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको लोग डराते हैं कि फिजिक्स का पेपर इतना कठिन आएगा, ऐसा आता है वैसा आता है, कहने वाली बातें हैं। क्योंकि सरकार जो हमारी शिक्षा विभाग है उसको भी पता है कि बच्चे हैं 12th वाले, का ऐसा पेपर इनको देना चाहिए, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, मतलब कहीं इजी भी होगा तो कहीं थोड़ा हार्ड भी होगा भाई। ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो है नहीं ऐसे। ये क्वेश्चन देखिए फर्स्ट का 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो ऐसे तो मैं सिंपली तो बताऊंगा नहीं, आपको थोड़ा सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए आपको 2 क्षमता दी गई है, एक P1 और एक P2। ठीक है, सॉल्व कर देंगे ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ चीजें सॉल्व करके बता दूं ताकि आपको सॉल्यूशन में बता रहा हूं। तो देखिए P1 है 4 डायोप्टर, P2 है आपका -2 डायोप्टर। ठीक है, -2 डायोप्टर। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेनी है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P इक्वल टू होगा P1 प्लस P2, ये आपका हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, P1 है 4, P2 क्या है -2 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो इसको इतना तो जानते ही हो कैसे इसको सॉल्व करना है। P इक्वल टू आपका होगा, देखिए 4 है प्लस माइनस माइनस होगा, -2 हो जाएगा। तो P इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 डायोप्टर आएगा। तो ये तो संयुक्त लेंस की क्षमता आ गई 2 डायोप्टर। अब भैया आपको फोकस दूरी बतानी है, तो हमें पता है कि फोकस दूरी जो होता है वो क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि P इक्वल टू 1/f होता है। ये फॉर्मूला पता होगा आपको, P इक्वल टू 1/f। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है तो आप लोग 100/f लिख दीजिए, 100/f। ठीक है, अब यहाँ पे f जो होगा वो सेंटीमीटर में आएगा। अगर आप 1/f लिखते तो f मीटर में लिखना होता। ये फॉर्मूला है। तो P इक्वल टू, ये फॉर्मूला है भैया, P इक्वल टू 1/f मीटर में या P इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में। ठीक, तो 100। अब देखिए आपको निकालना क्या है, f निकालना। तो f को इधर ले जाएंगे, p को इधर लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जगह पर f हो जाएगा, इसको f कर देते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? तो f इक्वल टू आपका हो जाएगा 100/p। अब देखो भैया 100 है ये, और p की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली है 2। तो चलिए इसी को डिवाइड कर देते हैं, ये 50 आया। तो f इक्वल टू हमारा कितना आ गया, f इक्वल टू आया 50 सेंटीमीटर प्लस में, तो 50 सेंटीमीटर। तो आप में ऑप्शन होगा 50 सेंटीमीटर का। देखो ध्यान से पेपर को देखो। अब तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है, 50 सेंटीमीटर। देखो प्लस में आया है 50 सेंटीमीटर। आपके पास ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। वैसे ऑप्शन तो यहाँ पे 4 तक है, तो 25 -25। जब हमारा 50 सही है, हम क्यों दूसरे को देख रहे हैं? ठीक है, तो 50 सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा नंबर। देखियो, एक धातु की पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं
तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी अधिकतम ऊर्जा है, तो निरोधी विभव भी इसी के बराबर होगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। 4 नंबर देखिए, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। मतलब अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप अर्धचालक को बनाना है तो आपको जर्मेनियम में क्या मिलाना होगा? तो आपको मिलाना है भैया एल्यूमिनियम। जब आप जर्मेनियम में एल्यूमिनियम मिलाएंगे तब पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक, समझ में आ रहा है? समझना पड़ेगा भैया, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अब आते हैं खंड बा पर। ये हमारा 6 बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक एक नंबर का 6 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आते लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, अब आते लघु उत्तरीय देखेंगे खंड बा। दूसरी का क्या है? विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता क्या होता है? ठीक है, सिंपली मैं बता देता हूँ, सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है, ज्यादा मत लिखिएगा। डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, मत लिखिए। एक नंबर में क्या, एक नंबर में इतना ही मिलेगा रे बाबा। ठीक है, तो यहाँ पे विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, बस इतना लिख देना है। अब मात्रक आपको लिखना है, तो आप क्या कीजिए, अगर आपको डायरेक्टली मात्रक पता है तो ऐसे मात्रक हेडिंग डाल के, मात्रक हेडिंग डाल के लिख दीजिए ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या अभी मैं बताऊंगा कहां से आया, टेंशन मत लो, लेकिन आपको लिखना है ऐसे जो मैं बता रहा हूं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इतना आपको लिखना है। ये मात्र बस यही चीज, इतना ही आपको लिखना है। एक नंबर में इतना ही मिलेगा, मतलब ज्यादा मत लिखिए, क्योंकि पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये आया कैसे, देखो इसका मात्रक कैसे आया। देखिए ये जो रो है भैया, इसका मात्रक क्या होता है? रो इक्वल टू हमारा होता है, रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये रो है विशिष्ट प्रतिरोध। रो इक्वल टू होता है RA/L, ये होता है इसका मात्रक निकालो। आर क्या है? प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, ए क्या है? एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, अपान, अब देखिए एल क्या है? लंबाई, इसका मात्रक मीटर हो गया। ठीक, ओ सॉरी मीटर लिखिए, मीटर, फिर से मैं लिख देता हूं मीटर। ठीक है, अब देखो ये 2 मीटर है, ये 1 है, कट गया, बचा क्या? ओम मीटर बचा कि नहीं बचा? यानी कि रो का जो मात्रक आया, रो का मात्रक, ठीक है, ये कितना आया भैया? ये आया ओम मीटर, ओम मीटर। तो आप ही सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है। अब रो के जगह पर अगर हम ओम मीटर रख दें, चलो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। तो सिग्मा इक्वल टू हमारा है 1/ρ। अब रो के जगह पर हमने रख दिया मात्रक ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, तो ओम के ऊपर 1 छिपा है, मीटर के ऊपर भी 1 छिपा है भैया। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो सिग्मा का मात्रक क्या आ जाएगा? देखो ओम मीटर है, इसको ऊपर ले जाओ तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा कि नहीं होगा? ओम इनवर्स मात्रक मैं बता रहा हूं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो आपको प्रूफ करने की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, क्योंकि जब तक आपके समझ में नहीं आएगा मेरे बताने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा मात्रक। ठीक है, तो आपको इतना ही लिखना है, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ये लिख दीजिएगा कि रो है विशिष्ट प्रतिरोध, रो इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोध, फिर मात्रक लिखकर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिख दीजिएगा। बस ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से बताया। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खा वाला, 1 नंबर कंप्लीट। 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। भैया ये आपने पढ़ा होगा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर में। मतलब 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालक की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। लिख देते हैं, हमने तो आपको पहले भी बताया था ये फॉर्मूला। देखिए समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है F/L इक्वल टू μ0/2π इंटू I1 इंटू I2/R। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर, यहां पे लिख दीजिएगा, लिख सकते हैं। F देखिए बल है, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ये होता है।
यही फॉर्मूला होता है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का। मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए। देखिए एफ क्या है, ये दो समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाला बल है। एल क्या है, ये लंबाई है भैया चालक की, ठीक है। म्यू नॉट है निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता, और पाई तो आपको पता ही है। I1 I2 है दोनों चालकों में बहने वाली धाराएं। देखिए दो समांतर धारावाही चालक है, एक ये है और एक ये है, दोनों समांतर हैं, ठीक है। इसमें I1 धारा बह रही है, इसमें I2 धारा बह रही है, दोनों के बीच की दूरी R है, ठीक है। आपको इस चालक की प्रत्येक लंबाई L है, यही निकालना है। मैंने लिख दिया फॉर्मूला, ये दो समांतर धारावाही चालक। तो I1 I2 जो है चालकों में बहने वाली धाराएं हैं, लिख दीजिएगा। I1 I2 चालकों में प्रवाहित धारा है, और R क्या है, चालकों के बीच की दूरी। बस यही फॉर्मूला आपको लिखना है। क्या लिखा गया है कि दो सीधे समांतर धारावाही अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकम लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक। सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना है, लिख दो, काम खत्म। गा वाला देखिए, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं हम। प्रतिरोध कितना है, R इक्वल टू आपका है 10 ओम, ठीक है। कितना है, ये है 10 ओम, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद में देखो भैया, इसमें ये 10 हेनरी का ये प्रेरकत्व है। प्रेरकत्व को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से। ये हमें दिया गया है 10 हेनरी, 10 हेनरी, ठीक है। उसके बाद में विभव भी हमें दिया गया है भाई, ये विद्युत वाहक बल है। देखिए बैटरी के से जोड़ी गई है, ये विद्युत वाहक बल है ई। ये हमें दिया गया है 50 वोल्ट। कितना दिया गया है, ये 50 वोल्ट। इतना समझ में आया। आपको निकालना क्या है, संचित ऊर्जा U का मान निकालना है, निकाल देंगे हम। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला। देखिए मैं थोड़ा नीचे बताऊंगा इसका फॉर्मूला, अभी ऊपर थोड़ा सा और हमें प्रूफ करना है। U इक्वल टू होता है हमारा 1/2 L इंटू I स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अगर आपको निकालना है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जी यल तो पता है 10 हेनरी है, ये I कहां से निकाले। तो देखिए I इक्वल टू आप निकाल सकते हैं कैसे, I इक्वल टू V/R वैसे तो होता है ओम के नियम से, लेकिन यहाँ पे E है तो E/RV होता है। E कितना है, 50 वोल्ट है। R कितना है ऊपर देखो 10 कट गया भैया। I कितना आ गया, ये 5 एम्पियर आ गया। I इक्वल टू 5 एम्पियर, 5 एम्पियर आ गया कि नहीं आया, आ गया है, ठीक है। 5 एम्पियर आया। अब I के जगह पर हम 5 रख देंगे, हमने निकाला, हमने किया है, ठीक है। तो U इक्वल टू हमारा हो जाएगा। अब U यहां से निकालेंगे 1/2। L की हमें वैल्यू पता है 10 हेनरी है, 10 लिख देंगे यहाँ पे। I की वैल्यू कितनी है, 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे भैया, ठीक है। ऐसे करेंगे, ये 2 को कट करेंगे, ये 5 आएगा, ठीक है। तो U इक्वल टू हमारा आ जाएगा, U इक्वल टू देखो ये 5 है और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और U इक्वल टू कितना आएगा, 5 का 25 से गुणा करिए 125। कितना आया, 125 जूल। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस हो गया, एक नंबर में इतना मेहनत करना पड़ा, कुछ नहीं है, कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घा वाला क्या है, तो सबको पता है इसका आंसर बताओ। क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। क्रांतिक कोण क्या होता है तो लिख लीजिए, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। बस हो गया, यही एक लाइन 2 लाइन आपको एक नंबर दिला देगी, सिंपल सा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो पूरा पेपर में सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। देखिए अंगा नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या, प्रथम कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये वाला न्यूमेरिकल देखो। हमें n इक्वल टू 1 के लिए, मतलब n क्या है, ये कक्ष की संख्या है, तो प्रथम कक्ष के लिए पहले हमने निकाला n इक्वल टू 1 के लिए। अभी हम 3 के लिए निकालेंगे क्योंकि हमें 3 के लिए मैंने निकालना। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, देखिए n इक्वल टू 1 के लिए हमें दिया गया है प्रथम कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ऊपर लिखेंगे r त्रिज्या जो दी गई है वो कितना दिया गया है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब देखो भैया इसका एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू K इंटू एन स्क्वायर, K इंटू एन स्क्वायर। यहाँ पे K जो है एक नियतांक है, ठीक है, K एक नियतांक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना। R इक्वल टू ठीक
के तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखो n क्या है, ये कक्ष की संख्या है। प्रथम कक्ष के लिए है तो 1 लिखिए, द्वितीय कक्ष के लिए 2 लिखेंगे, तो 1 इसके जगह पर रखेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो r इक्वल टू हमारा हो गया कितना, k इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, तो r इक्वल टू हमारा हो जाएगा k। r इक्वल टू किसके बराबर होगा, पहले कक्ष के लिए k, यानी कि k इक्वल टू r के बराबर होगा। पहले कक्ष के लिए k इक्वल टू r के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका आ गया। लेकिन भैया हमें निकालना क्या है, देखो मैं साइड में कर देता हूं। देखो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n इक्वल टू 3 के लिए निकाल लेंगे, ऐसे n इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, n इक्वल टू 3 के लिए, तो r तो आपका उतना ही है 0.53, यानी कि हम जो है यहाँ पे तृतीय कक्ष की त्रिज्या निकालें तो r3 कर देंगे। तो r3 इक्वल टू फॉर्मूला वही होगा k इंटू n स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, अब देखो r3 यहां से हम निकाल लेंगे, तीसरे कक्ष के लिए त्रिज्या k की वैल्यू कितनी है, यहां से आप लोग देखिए k की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे k किसके बराबर है, देखो k r के बराबर है, r हमें 0.53 दिया गया है। ठीक है, तो अगर k r के बराबर है तो यानी कि k इक्वल टू कितना है, r कितना है, देखो 0.53 ऊपर दिया गया, तो ये 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके जगह पर अब हम लोग रख देंगे, एंगस्ट्रॉम कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो k के जगह पर रख देंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n की वैल्यू है 3, क्योंकि हम तीसरी कक्षा के लिए निकालें तो n की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो r3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो r3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 4.77 एंगस्ट्रॉम, ये लगभग इतना आएगा। तो तीसरे कक्ष की जो त्रिज्या आएगी, ठीक है, वो इतना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें एंगस्ट्रॉम में त्रिज्या दी गई थी, तो आंसर इसका एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। मीटर में दिया था तो मीटर में आता, बस ऐसे ही निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसमें अच्छा वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूर्यरश्मि के त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो इसको एक फॉर्मूले की सहायता से आप लोग निकाल सकते हैं, मैं बता देता हूं, उसी से आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, 12.27 अपान अंडर रूट वी। ठीक है, यहीं से आप लोग निकाल लीजिएगा। आपको लैम्डा दिया ही गया है, बस आपको अंडर रूट वी को इधर ले जाना है, अंडर रूट हटाएंगे तो इन सबका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी को रख देना इस पर, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, समझ में आया, मतलब क्या करेंगे, जैसे आपको निकालना क्या है, यहाँ पे त्वरक विभव निकालना है v, तो हम क्या करेंगे, देखो इस अंडर रूट को इधर ले जाएंगे, अंडर रूट v इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 12.27 अपान लैम्डा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमें दी ही गई है, देखिए कितना दिया गया है, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट v इक्वल टू, देखिए 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। ठीक है, वैल्यू लैम्डा की। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -10 से गुणा होगा, तो ये 10 की पावर -10 मीटर होगा, तो 12.27 अपान ये 10 की पावर -10 हो जाएगा। ठीक है, बस अब इस अंडर रूट को हटाएंगे, इधर स्क्वायर लगेगा, अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से कर लीजिएगा कैलकुलेशन, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे खंड सा में हमारा 2-2 नंबर का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो रहेगा। देखिए तीसरे का 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये तो बहुत इजी है, मैंने आपको बताया था, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए पुराना प्रतिरोध हमारा कितना है, 6 ओम, मतलब 6 ओम के तार को हम खींच रहे हैं, 6 ओम। ठीक है, अब नया प्रतिरोध अगर आपको निकालना है, नया प्रतिरोध, तो क्या करेंगे भैया, देखिए नए प्रतिरोध को हम मान लेते हैं R डैश। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये पुराने प्रतिरोध इंटू आप कितना गुना कर रहे हैं, देखिए गुना, कितना गुना आप लोग कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं 2 गुना, तो R इंटू एन स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, कितना, R इंटू एन स्क्वायर। अब देखिए n क्या है, आप कितना गुना कर रहे हैं, 2 गुना, तो n के जगह पर हम 2 रख देंगे। ठीक, तो ये पुराना प्रतिरोध हमारा 6 है, इंटू n के जगह पर 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए 6 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो हमारा R डैश जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 6 का 4 से गुणा करेंगे 24 ओम आएगा। बस यही हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला याद रखिएगा,
आर डैश इक्वल टू आर इंटू एन स्क्वायर, जितना गुना कर रहे हैं उसकी जगह पर एन कर देंगे। पुराना प्रतिरोध 6 ओम था, नया प्रतिरोध हमने निकाल लिया, बस हो गया। ठीक, अब हम इतना सॉल्यूशन हमने कर दिया है। आगे का सॉल्यूशन मैं इसमें नहीं कराने वाला, मैं आगे आप लोग कमेंट करेंगे तो पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। देखिए किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब आपको डेल एम दिया गया 30 डिग्री, ए दिया गया 30 डिग्री, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मूला, ये किरण प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन है, फॉर्मूला इसमें लगेगा एन इक्वल टू, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ फॉर्मूला आपको, उसी फॉर्मूले पर ये आपका न्यूमेरिकल लगेगा। देखिए एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, यही फॉर्मूला लगता है भैया। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे a बाई 2 जो होगा वो r के बराबर होगा, r इक्वल टू a बाई 2 साइन r रख देंगे, बाकी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा लिखिए, इसका मान किलोग्राम तथा MEB में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं है इसमें भी भैया, मतलब कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है, आप लोग मैं बता देता हूँ, लिख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको। ठीक है, तो आप लोग जैसे देखिए इसमें पूछा गया परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU, एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा लिखिए। तो मैं परिभाषा बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। AMU क्या होता है? कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहते हैं। मतलब कार्बन का परमाणु जो होता है उसके द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहते हैं। और एक AMU इक्वल टू क्या पूछा गया है कि इसका मान किलोग्राम तथा MEB में व्यक्त कीजिए। तो देखिए एक AMU, इसको पहले किलोग्राम में मैं लिख देता हूं। ठीक है, इसका मान होगा 1.66 गुणे 10 की पावर माइनस 27 kg, ये किलोग्राम में हो गया। अब इसका मान हमें AMU में भी व्यक्त करना है। एक AMU मतलब इसका मान हमें MEB, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी व्यक्त करना है। तो एक AMU इक्वल टू 931 MEB होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, बस हो गया, यही है, इसमें कुछ नहीं है। परिभाषा आप लिखिए जो मैंने बोला कि कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहते हैं। इसका किलोग्राम में मान होगा 1.66 गुणे 10 की पावर माइनस 27 kg, और एक AMU इक्वल टू 931 MEB होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस हो गया। ठीक, ऐसे देखिए घ वाला, संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से नापी गई वैद्युत धाराएं क्या है यदि उनके प्रतिरोध नगण्य है तथा PN संधि डायोड आदर्श हो। ठीक है, तो इसमें बहने वाली धारा क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सारे आप सॉल्व करेंगे, जो नहीं सॉल्व कर पाएंगे वो मुझे बताएंगे, मैं उनका पूरा हेल्प करूंगा। खंड दाब कराते हैं। देखिए अब 3-3 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न काफी आते हैं। देखिए चौथे का विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। खा है कि अपवाह वेग की परिभाषा लिखिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। अपवाह वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है? जैसे J इक्वल टू NEAVD होता है तो I इक्वल टू NEVD होगा, यही आपको डिफरेंस बताना है। यहाँ पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, VD है अपवाह वेग, I है धारा। देखिए एक प्रोटॉन, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ सिलेबस में। ठीक है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या क्या होगी? 3 नंबर। देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। मैंने बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके जाइएगा। नहीं सॉल्व कर पाते हमें बताइएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम इसको पूरा सॉल्यूशन भी आपको देंगे, लेकिन आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, अंगा नंबर, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के। ये 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, 15 नंबर का आएगा। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन जो है ये भी लघुत्तरीय प्रश्न होगा। कितना ज्यादा लघुत्तरीय प्रश्न आता है आप तो खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। 15 नंबर का ये, 15 नंबर का अभी मैं बताने जा रहा हूँ 30 नंबर, और इससे पहले हमने 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन देखे, 8 नंबर, 38 नंबर के सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। 70 में से 38 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न ही होंगे, आधे से ज्यादा। तो आप लघुत्तरीय प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिए। 5वें का कहा है चुंबकत्व के परमाणु में आदर की व्याख्या कीजिए। ये हमारे चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर का इकलौता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
खा देखिए, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसी तथा आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए, परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो, प्रेरण प्रतिघात 50 ओम, धारतीय प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा एलसीआर के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा इसमें। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 फेरे हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट एसी लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए। परिणामत अनुपात द्वितीय कुंडलियों में उत्पन्न वोल्टेज 3 नंबर का, मतलब दोनों में से जो आपको पता है कर सकते हैं। गा देखिए, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर का क्वेश्चन है। घा देखिए, तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। तरंग प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया है। आप सर्च करेंगे तरंग प्रकाश की इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न, आपको ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके नीचे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, मैंने बता दिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो इसके नियम भी मैंने बताए हैं, तो आप लोग सर्च कीजिए। मैंने बताया था जब कोई आपतित प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। उसके कुछ नियम हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। नहीं पढ़ रहे हैं, गलती आपकी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आगे भी मैंने बताया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब हमारा यहाँ से खंड या स्टार्ट होता है भैया, ठीक है। कौन सा? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न वाला खंड या। देखिए ये लिखा है नीचे खंड या, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में 20 नंबर का ये आएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ये नहीं पता तो ये कीजिए। देखिए, स्थिर विद्युत का गॉस का प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर के जो डेरिवेशन है कर लीजिएगा भैया, 5-10 नंबर क्लियर है। गॉस का प्रमेय और अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता, ये 5 नंबर आपको दिलाकर रहेंगे। नहीं पता तो अथवा लगा है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, 5 नंबर। ये दूसरे चैप्टर स्थिर विद्युत धारिता, विभव तथा धारिता का क्वेश्चन है। दोनों में से जो आपको पता है कर सकते हैं, इजी है। 7 नंबर देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, या नहीं पता तो अथवा लगा है। प्रकाश की विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली झिर्री से प्रकाश की विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए, 5 नंबर। जो आपको पता है दोनों में से आप कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरे एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, 5 नंबर। नहीं पता तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं नाभिक चैप्टर का, ठीक है। फिर इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चिदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। नहीं पता तो अथवा लगा है। पीएन संधि डायोड मतलब हमारे अर्धचालक चैप्टर से क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय में आना ही आना है, तो उसको कर लीजिएगा चैप्टर के जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो यही आपका पूरा पेपर है हमारे फिजिक्स का। देखिए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के, ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर भी बताए जो विस्तृत उत्तरीय लघु उत्तरीय हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इनका पूरा आंसर मैं इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। बस आप लोग धैर्य रखिए थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि हमारे इसमें जो पेपर है वो 4-5 सेक्शन में डिवाइड होगा। जो सेक्शन मैंने बताया, बहुविकल्पीय 6 नंबर, अति लघु उत्तरीय 6 नंबर, लघु उत्तरीय हमारा टोटल 38 नंबर का रहेगा और विस्तृत उत्तरीय 20 नंबर। टोटल जोड़ लीजिए कितना हुआ, 20, 38 यानी कि 58 और 6 64 और 6 70 नंबर का ये पेपर रहेगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सबसे ज्यादा नंबर का आएगा, 38 नंबर का। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय मिलाकर सिर्फ 12 नंबर के आते हैं, तो इसको उतना ही पढ़िएगा जितना चल सके, जितना आ सके आपके एग्जाम में। बहुत ज्यादा मात्रा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़िए, ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी लघु उत्तरीय प्रश्न आपको ज्यादा ध्यान देना है। विस्तृत उत्तरीय भी 20 नंबर का आता है। तो ये था पूरा पेपर। इस तरह से आपके फिजिक्स का पूरा पेपर इस बार आने वाला है, ठीक है। मैंने पूरा पेपर समझाया है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दिए। तैयारी लगातार चल रही है, आप लोग बस तैयारी करते रहे। तो आज का ये वीडियो यहीं पर फिनिश होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।